मैं हूं मासूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग द न्यूरोनल एक्साइटेशन। इस वीडियो में मैं आपको जनरल रूल्स कुछ बताऊंगा कि कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं अगर एक्साइटेशन होनी हो न्यूरॉन्स के अंदर, और कौन कौन से इवेंट होते हैं जो कि इनहिबिशन के लिए रिक्वायर होते हैं। तो आप ये अच्छे से समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नलाइज कंसेप्ट को समझने के लिए कि एक्साइटेशन के लिए क्या जरूरी होती है, इनहिबिशन के लिए क्या जरूरी होता है, तो यहाँ पे जो गाइडन में हमारी में एक्सप्लेन किया गया है एंटीरियर हॉर्न न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया है और जर्नलाइज रूल बना लिए गए हैं। तो ये देखें, ये कोई भी न्यूरॉन है इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो कुछ जनरल बातें मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -65 मिलीवोल्ट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेल। जैसे कि हम पेरिफेरल नर्व की बात करें ना, लार्ज पेरिफेरल नर्व्स, उनके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, -80 होती है, -90 मिली वोल्ट तक जो है इसकी वैल्यू हो सकती है। लार्ज स्केलेटल मसल सेल है उसके अंदर अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू देखें -80 टू 90 तक होती है, लेकिन इसके अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है पहली बात वो बहुत लेस नेगेटिव होता है, -65 मिली वोल्ट होता है। और दूसरी बात, इसके अंदर स्पेशलाइज किस्म के आयन चैनल्स पंप पाए जाते हैं जो क्या करते हैं आयन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है मेंटेन करते हैं ताकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट ही रहे। ये जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये सोडियम आयन्स है, पोटासियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनकी डेफिनेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज पंप होते हैं इस न्यूरॉन के अंदर, पहली बात। और इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक्साइटेबिलिटी आती है, ये है सोमा और ये क्या है एक्सॉन और ये क्या है इसका डेंड्राइट, जब भी एक्साइटेशन आती है, अब इसका लेट्स सपोज मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो गया लेस नेगेटिव, अब इसके अंदर जनरेट होना है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल हमेशा कहाँ पे जनरेट होगा, उस पॉइंट पे जहाँ से एक्सॉन सोमा को लीव कर रहा है। इस पॉइंट का नाम होता है एक्सॉन हिलोक, आपने इसको याद रख लेना, इसको क्या कहते हैं एक्सॉन हिलोक, ये दिखाएगी। एक्सॉन हिलोक में ये एक्साइटेशन क्यों ज़्यादा होती है, इसकी वजह ये होती है यहाँ पे सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब एक्साइटेशन होती है सोमा के अंदर और ये एक्साइटेशन पहुँचती है एक्सॉन हिलोक तक, तो यहाँ पे मैसिव कंडक्टेंस ऑफ द सोडियम इनसाइड होती है, अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो अब मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स क्या होते हैं। तो ये कोई भी एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी न्यूरॉन है, इसका नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने भी आपको बताया बुक से कितना होता है -65 मिली वोल्ट, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसका। अब जब भी इसके अंदर एक्साइटेशन होनी होती है ना, तो इसका जो इनसाइड है मेम्ब्रेन का, इसको क्या होना होता है पॉजिटिव होना होता है। अब पॉजिटिव के लिए इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि कितना पॉजिटिव हो, मतलब -65 मिली वोल्ट है, इससे ये कितना पॉजिटिव हो पोटेंशियल इनसाइड के जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -45 मिली वोल्ट, यानी कि -65 मिली वोल्ट अगर -45 मिली वोल्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इनसाइड द न्यूरॉन। अब जनरल रूल जो मैंने आपको बनाया है वो क्या है, जनरल रूल आपको बताता चलो कि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ मोर नेगेटिव एक्साइटेशन इज़ द डिफिकल्ट। मिसाल के तौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने अभी आपको बताया 65 मिली वोल्ट था, और मैंने अभी आपको बताया थ्रेशोल्ड जिस पोटेंशियल पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो कितना होता है -45 मिली वोल्ट। अगर ये -65 मिली वोल्ट की बजाय -80 मिली वोल्ट होता, लेट्स सपोज जब ये -65 मिली वोल्ट था, तो इसको मैंने अगर -45 मिली वोल्ट बनाना है तो मुझे कितना पोटेंशियल पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, +20 मिली वोल्ट। यानी कि अगर ये पोटेंशियल -65 से बढ़ के +20 इसमें ऐड करें, ये -45 मिली वोल्ट हो जाए तो ये एक्साइट हो जाना था। लेकिन अब अगर ये पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट की बजाय -80 मिली वोल्ट होता है तो -45 मिली वोल्ट तक लाने के लिए तकरीबन इसको +35 मिली वोल्ट और ऐड करना पड़ने थे। यहाँ पे 20 मिली वोल्ट ऐड करने पड़ने थे, और अगर 80 होता तो फिर कितने ऐड करना थे, +35 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब एक्साइटेशन करने के लिए डिफ़िकल्टी हो गई है, मतलब एक्साइटेशन डिफ़िकल्ट हो गई है। तो यही बात है कि अगर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये मोर नेगेटिव होगा तो एक्साइटेशन हो जाएगी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन को ज़्यादा नेगेटिव से लेस नेगेटिव करना डिफ़िकल्ट होता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, इसी वजह से एक्साइटेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है, इफ़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ लेस नेगेटिव एक्साइटेशन इज़ ईजी। अब कैसे, मिसाल के तौर पे जब ये -65 मिली वोल्ट था तो इसको -45 पे ले जाने के लिए कितना प्लस ऐड करना पड़ा, 20 मिली वोल्ट। अगर यही -65 की बजाय 50 होता तो 45 तक ले जाने के लिए सिर्फ कितना मिली वोल्ट ऐड करना पड़ने थे, +5 मिली वोल्ट। यानी कि अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए
सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्साइटेशन हो गई ईजी। तो क्या रूल बन गया, इफ़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ लेस नेगेटिव एक्साइटेशन इज़ ईजी। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि एक्साइटेशन का मैकेनिज्म इनिबिशन के अलावा अगर आप एक्साइटेशन इनिबिशन देखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में वो देख लें। अब पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बता दूं कि ये -65 मिली वोल्ट जो है ये मेंटेन कैसे किया जाता है न्यूरॉन के अंदर। अब होता क्या है कि इस न्यूरॉन के पास जो होते हैं ना पंप होते हैं, सोडियम पोटासियम ATPase पंप और क्लोराइड पंप। सोडियम पोटासियम ATPase पंप क्या करता है, कंटिन्यूसली सोडियम को इनसाइड से आउटसाइड पंप करता रहता है और सोडियम को आउटसाइड से इनसाइड पंप करता रहता है। जब ये पंप करता रहेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाएगी, पोटासियम की कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाएगी। और एक होता है क्लोराइड पंप, ये क्या करता है, ये पंप करता है क्लोराइड आयन को इंटीरियर से एक्सटीरियर में, जिसकी वजह से क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही ज़्यादा होगी, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये टेबल एक बनाया मैंने, ये जनरल वैल्यूज़ को समराइज़ किया गया है कि जो सोडियम पोटासियम ATPase पंप और क्लोराइड पंप है, इनके एक्शन की वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोडियम को ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाई कर देता है, तो कितना कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 142 मिली इक्विवेलेंट और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कितना रह जाता है, 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी तरीके से क्लोराइड पंप जो है ये जो होता है क्या करता है, क्लोराइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाई कर देता है 107 मिली इक्विवेलेंट और इनसाइड कितना कर देता है, 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखते जाना है कि जो क्लोराइड पंप होता है ना, क्लोराइड पंप ये होता है वीक। अब जब ये वीक होता है लेकिन फिर भी अगर हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटरसेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। फिर ये कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया इसने, इसकी दो वजह होती है। नंबर 1, एक तो थोड़ा बहुत खुद पंप ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब क्लोराइड को पंप कर देता है इंटीरियर से एक्सटीरियर। और दूसरा क्या होता है कि नेगेटिव जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, वो क्लोराइड को रिपेल करता है, क्लोराइड भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये इनसाइड से आउटसाइड आ जाता है। ये दो तरीकों से क्लोराइड का ग्रेडियंट जनरेट होता है। और पोटासियम की अगर बात करें तो सोडियम पोटासियम ATPase क्या करता है, मैंने आपको बताया था ये इंटरसेलुलर फ्लूइड में पोटासियम को बढ़ा देता है, कितना 120 मिली इक्विवेलेंट, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है, 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ से एक जनरल रूल डिसाइड कर लेते हैं कि सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंटरसेलुलर फ्लूइड की निस्बत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हाई है, सोडियम और क्लोराइड की। जब भी कभी फ्रीली मूव करने का मौका मिलेगा सोडियम को और क्लोराइड को, ये कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किस में मूव करेंगे, हमेशा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और जब भी कभी पोटासियम को मूव करने का मौका मिलेगा फ्रीली, ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अज्यूम कर लें, लेट्स सपोज ये सेल है, सेल के अंदर चैनल जो सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए, फॉर सोडियम। सोडियम के लिए चैनल है, तो ये क्या करेगा, सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितनी थी, 142, और एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड में कितनी थी, 14। तो अगर सिर्फ सोडियम को अलाउ किया जाए ना अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ये मूव कर देगा इनसाइड, और इसके इनवर्ड मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसको कहते हैं नर्स्ड पोटेंशियल ऑफ द सोडियम। सिर्फ सोडियम की इनवर्ड डिफ्यूजन से जो पोटेंशियल इनसाइड जनरेट होगा वो कितना होगा, +61 मिली वोल्ट। ठीक है, अगर केला अब यहाँ पे आप देखें कि +61 मिली वोल्ट है, लेकिन हमने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, वो तो मैंने आपको बताया था -65 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करना है ना बाय द डिफ्यूजन ऑफ द सोडियम, तो हमने क्या करना है, सोडियम की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जिस तरह ये मूव कर रहा था अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको अपोज करना है। जितना सोडियम मूव करके अंदर आए हमने उठा के इसको क्या कर देना, बाहर पंप कर देना है, तब जाके अंदर नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि पंप करने से जो अंदर पॉजिटिविटी सोडियम ने क्रिएट की थी, हमने उसको पंप, ये जो इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ने पॉजिटिविटी इनसाइड जनरेट की थी, हमने सोडियम को बाहर पंप करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट जनरेट कर दिया। अगर सेल के अंदर चैनल होते सिर्फ फॉर द पोटासियम, तो पोटासियम मैंने आपको बताया था अंदर कितना था 120 और बाहर कितना था 4.5। तो पोटासियम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड मूव करता। जब पोटासियम आपको पता पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब इनसाइड से आउटसाइड जाता तो अंदर क्या आ जानी थी, नेगेटिविटी। तो इसकी सिर्फ वजह से जो इसका नर्स पोटेंशियल था वो कितना था, -86 मिली वोल्ट। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -65 मिली वोल्ट। इसका मतलब अगर हम पोटासियम की डिफ्यूजन की बात करें ना, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो पोटासियम जब अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है हमें इसको अपोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें लेस नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग पोटासियम इनसाइड से आउटसाइड गया है, हम पोटासियम को अपोज करेंगे इस मूवमेंट को, और पोटासियम को आउटसाइड से इनसाइड पंप करेंगे। पंप करने से क्या होगा कि जो पोटासियम ने इनसाइड से आउटसाइड जाके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर नेगेटिविटी क्रिएट की थी, वो पंपिंग की वजह से जब पोटासियम पंप होकर बैक आएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करके -86 से कितना कर देगा, -65 मिली वोल्ट।
अब अज्यूम कर लेते हैं कि जो सेल के अंदर चैनल है वो सिर्फ है फॉर द क्लोराइड, तो क्लोराइड का भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया था 1107 था, अंदर 8 था। तो क्लोराइड कहाँ से कहाँ मूव करने थे? इनसाइड। अब क्लोराइड के इनसाइड मूव करने से क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, अंदर आनी थी नेगेटिविटी, और ये नेगेटिविटी कितनी होनी थी? -70 मिलीवोल्ट, जो कि नर्स पोटेंशियल ऑफ द क्लोराइड आइन है। लेकिन अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने जनरेट करना है, अब आप ये देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नर्स पोटेंशियल में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ये जनरेट करना चाहते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग जब मूव करना है, इसको थोड़ा सा पोज करना है, जितने क्लोराइड अंदर आए ना उनमें से थोड़े से क्लोराइड आयन को बाहर पंप करना है। इसका फायदा क्या होगा? जब अंदर से नेगेटिव आयन बाहर जाएंगे तो अंदर क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी, और पोटेंशियल -70 से कितना हो जाएगा? -65 मिलीवोल्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब सिर्फ सोडियम के लिए, क्लोराइड के लिए या सिर्फ पोटासियम के लिए आयन परमिएबल थे, तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो पोटेंशियल बना था सोडियम के लिए +61 आया था, पोटासियम के लिए -86 आया था, और जो क्लोराइड के लिए -70 मिलीवोल्ट। वो कैसे आया था? वो ये नर्स इक्वेशन यूज़ की थी हमने। अगर आपको पता हो कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। क्या होता है कि +61 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इनसाइड आउटसाइड। इस इक्वेशन में जब हम सोडियम की वैल्यू इनसाइड कितनी होती? 14, और आउटसाइड कितनी होती? 142। इसका लॉग लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर +61 आता है। और इसी इक्वेशन में जब पोटासियम और क्लोराइड की भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो इस तरह आंसर आता है जो मैंने आपको अभी बताया, +61, -86, -70। और फिर मैंने आपको ये बताया कि ये तो इनके नॉर्मल नर्स पोटेंशियल थे, और नर्स पोटेंशियल से अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने जनरेट करना है तो क्या करते हैं? सोडियम को अपोज कर देते हैं, पंप कर देते हैं, पोटासियम को इनसाइड पंप कर देते हैं, और क्लोराइड को पंप आउटसाइड कर देते हैं। तो इन तरीकों से हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।